हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे इसरो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हमारा सेकंड पार्ट है। इसके पहले का जो हमने पार्ट डिस्कस किया था उसमें हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और इस सेशन को कंप्लीट एक पेपर को एनालाइज करते हैं। ओके, तो आपका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है और पार्ट 2 में आज हम लोग जो रिमेनिंग 41 टू 80 क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं साथ ही साथ बताना चाहूँगा, ये हमारा 2 जून 2019 को जो कंडक्ट किया गया था पेपर, वो पेपर को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, मैंने यहाँ पे कल भी मैंने आपको बताया था, जस्ट ये हमारा प्रीवियस फर्स्ट सेशन हमने अपलोड किया था पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप सिंपली चैनल पे क्लिक करते तो हमारा रिसेंटली जस्ट इसके पहले का ही सेशन हमने ये अपलोड किया था जिसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। टोटल 80 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसका टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, इसलिए मैंने एक सेशन में पार्ट वाइज 40 क्वेश्चंस के हमने 2 पार्ट्स में इस पेपर को कंप्लीट एनालाइज करेंगे, ठीक है। देखिए, ये पेपर कंप्लीटली जैसा एज इट इज़ PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल कोचिफा_ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये PDF पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स थी 320 मार्क्स और ये जो डेट थी इसकी 2/6/2019, दैट मीन्स 2 तारीख को जून के महीने में 2019 को ये पेपर कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये इसरो इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियंस का ये पेपर है। काफ़ी अच्छे से नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिखे मुझे, इसलिए हमने इसको एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज नोन एज। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सएम इज इक्वल टू 1/h। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इंडिकेट्स हाउ इजीली द मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, ठीक है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। एक्सएम इज इक्वल टू I/h, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इन द मटेरियल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको हम लोग लिखते हैं h को, ठीक है। एक्सएम इज अ नंबर एंड हैज़ अ नो यूनिट, इसको यूनिट नहीं रहता, ठीक है। एक्सएम को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 2x - 15r इज इक्वल टू 0r, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक एप्टीट्यूड में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से। सेम यहाँ पे मैथमेटिक्स से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है। रूट ऑफ द इक्वेशन कितने हो गए? x² + 2x - 15, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, x को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या है? प्लस और माइनस है। मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कौन से आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिसका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 15 हो, बट उसका जो एडिशन आना चाहिए वो +2 आना चाहिए, ठीक है। +2 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा? 5 × 3 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 15, करेक्ट। ये तो हमारे पास आ गया। बट इन दिस केस अगर आप लोग +2 चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू होनी चाहिए +5, एक होना चाहिए -3, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे +5 -3, बट यहाँ पे आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। हमारे जो एक्चुअल फैक्टर्स रहेंगे वो रहेंगे -5 + 3, ये आपके करेक्ट फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है, आफ्टर दिस कन्वर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए -5 + 3। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डीगॉसिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रिमैनेंट मैग्नेटिक फील्ड, रीमैग्नेटाइजिंग मेटालिक पार्ट, रिमूविंग द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर रिमूविंग द ट्रैप्ड गैस इन द मैग्नेटिक मटेरियल। तो डीगॉसिंग मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ रिमैनेंट मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। डीगॉसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग और एलिमिनेटिंग द रिमैनेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैज़ अ मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड नियर फुल लोड, नियर नो लोड, या फिर नियर 50% लोड। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी रहता है वो हमेशा रहता है नियर 50% लोड के साथ। हमने इसके पहले भी 1-2 सेशंस में हमने डिस्कस किया था। MSc DCL का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमिटर करंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 0.99। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट? कलेक्टर करंट टू द बेस करंट का हमें रेशियो पूछा गया, ठीक है। तो हमारे पास 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा अब कि कॉमन बेस करंट जो है अल्फा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। कलेक्टर करंट टू द इमिटर करंट, ओके, दैट इज IC/IE। ये आपको फॉर्मूला भी एज अ पूछ सकता है MCQ के टाइप में, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा टाइम्स
बीटा प्लस 1, करेक्ट। या फिर अगर हम लोग कॉमन करंट गेन अगर हम निकालते तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारा कॉमन बेस करंट गेन है और ये बीटा जो है हमारा ये कॉमन इमिटर करंट गेन है, ठीक है। ये जो रेशियो रहता है इट इज़ रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट, दैट इज IC अपॉन IB। ये दोनों भी फॉर्मूलेस आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। और बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, करेक्ट। तो इस केस में हमारे पास गिवन अल्फा कितना है, ठीक है, अल्फा है 0.9 है। हमारे पास कलेक्टर करंट टू द इमिटर करंट का ये है, कलेक्टर करंट और इमिटर करंट का ये है फॉर्मूला, दैट मीन्स हमारे पास ये क्या अल्फा का वैल्यू गिवन है, करेक्ट। अल्फा का 0.99 वैल्यूज गिवन है, तो हमारे पास बीटा का वैल्यू निकालना है। तो बीटा विल बी इक्वल्स टू ये फॉर्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 99। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक केस में, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। Internal resistance of a galvanometer is 1 ohm. A resistor R and a voltage source of a 10 volts are connected in a series to the galvanometer to make an ohm meter, ठीक है। हमने एक रजिस्टर लिया और एक वोल्टेज सोर्स लिया 10 वोल्ट का, कनेक्ट कर दिया सीरीज में गैल्वेनोमीटर के, सो दैट हम उसको एक ओम मीटर करके यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। द फुल लोड स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर करस्पॉन्ड्स टू 1 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो रहता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है हमारा 1 मिली एम्पियर्स है, करेक्ट। And what is the value of resistance R so that zero resistance is measured by the meter corresponds to the full scale deflection। हमें R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सो दैट जो हमारा जीरो रेजिस्टेंस जो मेजर करेगा मीटर से वो हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के पास होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वह उसका फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू RM इन ब्रैकेट V बाय VM माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने का। RL क्या है, RM क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, करेक्ट। V क्या है हमारा फुल स्केल वोल्टेज, फुल स्केल वोल्टेज है, ठीक है। और VM क्या है हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द मीटर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस मीटर, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना गिवन है, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गिवन है 1 मिली एम्पियर्स का, करेक्ट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर्स का करंट गिवन है, RM का वैल्यू गिवन है 1 ओम्स का, ठीक है, करेक्ट। और हमारे पास फुल स्केल वोल्टेज का रीडिंग जो रहेगा वो रहेगा VM इज इक्वल्स टू I फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू RM विच विल बी 1 मिली वोल्ट, करेक्ट। तो हमारे पास जो फुल स्केल रीडिंग जो आएंगी वोल्टेज की वो आएगी हमारे पास 10 वोल्ट से, ठीक है। और इस फॉर्मूला को, इस सारे वैल्यूज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 इंटू 1 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली एम्पेयर्स में करंट है, मिली वोल्ट्स में वोल्टेज है यहाँ पे गिवन MV में, ठीक है, माइनस 1। इसका आप सब्स्टिट्यूट करके सारे वैल्यूज़ निकाल लेते तो यू विल गेट 4 टाइम्स 9 दैट इज 9999 ओम्स एज द करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ 250 AC वोल्ट्स, ठीक है। पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगा 250 वोल्ट AC का, ठीक है। पिक टू पिक वोल्टेज हमें निकालने के लिए कुछ सादे जो कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो पिक टू पिक वैल्यू होता है वोल्टेज का वो होता है VPP, जो होता है 2, दैट इज हम लोग पीक वैल्यू उसको कहते हैं। या फिर अगर हम लोग पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालते हैं तो √2 टाइम्स ऑफ VRMS भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, करेक्ट। और RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज कैसे निकालते हैं VP बाय √2। और एवरेज वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं वो, ठीक है, V एवरेज, उसका फॉर्मूला है ट्वाइस VP अपॉन पाई, करेक्ट। ये सारे आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो इस केस में हमारे पास कितना है, ये जो 250 वोल्ट गिवन है ये RMS वैल्यू गिवन है, करेक्ट। और VP हमें निकालना है। VP इज इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया था VP इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ RMS। √2 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 250 से, ठीक है। तो यू विल गेट, और आपको VP निकालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे V पीक टू पीक निकालना है, दैट मीन्स हमें V पीक टू पीक निकालना है, ठीक है। पीक टू पीक वैल्यू निकालनी है तो इसको हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान में रखिए कि 2 इंपॉर्टेंट है, 2 इंटू √2 इंटू 250, करेक्ट। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 707 वोल्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास V पीक वोल्टेज अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास इसका वेट अ सेकेंड, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है √2 टाइम्स ऑफ VRMS, करेक्ट। हमें V पीक टू पीक वैल्यू पूछी गई है एग्जामिनेशन में, आपको
जो ऑप्शंस मिलेंगे वो भी इस टाइप के मिलेंगे कि वहाँ पे वो वीपी का वैल्यू रह सकता है, बट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा √2 टाइम्स ऑफ वीआरएमएस हमारा सिर्फ वी पीक का वैल्यू आ जाता है। अगर हमारे पास वी पीक टू पीक का वैल्यू आता है तो हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 707 वोल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, voltage of V sin 40 is applied to a pure capacitor. Which of the following represent the current through the capacitor? अगर हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया V sin 40 का, ठीक है, प्योर कैपेसिटर को, तो हमारे पास इसके जो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है इसमें से कौन सा करंट फ्लो होगा उस कैपेसिटर में से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट क्या करता है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास जो करंट का वैल्यू आ जाएगा ए साइन ऑफ, ए मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे V साइन 40 है ना, तो ये वोल्टेज के लिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिया, तो ए साइन ऑफ 4t प्लस π/2 लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ अ वोल्टेज फ्रॉम अ source is V equals to 3 sin 20t plus 4 sin 30t. What is the power dissipated if the voltage is applied across the 10 ohm resistance? अगर हम लोग 10 ohms के अक्रॉस में एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना पावर डिसिपेशन होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। इससे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, अगर हमारे पास RMS वैल्यूज़ है वोल्टेजेस की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की, तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं VRMS is equals to under root of VRMS square, VRMS 1 square plus VRMS square, VRMS 2 square plus VRMS 3 square plus so on, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हम लोग VRMS निकाल पाएंगे कैलकुलेटिवली, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो वोल्टेज का वैल्यू गिवन है वो है V इज इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ 20t प्लस 4 साइन ऑफ 30t, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास VRMS 1 क्या हो जाएगा, VRMS 1 विल बी 3/√2 इंटू V एंड VRMS 2 हो जाएगा हमारे पास 4/√2V, करेक्ट। तो इसको हम लोग इस वैल्यूज़ में इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए फॉर्मूलाज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। सो आपके बेसिक फार्मूलाज भी क्लियर होने चाहिए, बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस केस में VRMS हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 3/√2 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 4/√2 का वैल्यू है हमारे पास इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर ले तो यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 25/2 विच इज़ 5/√2 वोल्ट, ओके। तो ये हमारे पास जो पावर डिसिपेशन आया, जो वोल्टेज आया हमारे पास अक्रॉस टू द 10 ohms रेजिस्टेंस, यह है हमारा 5/√2 वोल्ट्स। अभी हमारे पास आपको मैंने कल ही बताया था कि जो फॉर्मूला है पावर डिसिपेशन का हम लोग कैसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू VRMS, यहाँ पे RMS है तो RMS स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R का वैल्यू गिवन है, V का हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो हमें सिंपली जो पावर डिसिपेशन है वो उसको निकालना पड़ेगा। तो पावर डिसिपेशन हो जाएगा हमारा 5/√2 का स्क्वायर इंटू 1/10, ऐसा भी लिख लेते तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो पावर डिसिपेशन आ जाएगा 1.25 वाट, इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉस इन अ डीसी जनरेटर, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस, ये तीनों भी लॉसेस रहते हैं, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डीसी जनरेटर के अंदर कॉपर लॉस भी होता है, आयरन लॉस भी होता है और मैकेनिकल लॉसेस भी होता है। सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द लॉसेस आर ऑकर्ड इन डीसी जनरेटर। ये सारे के सारे लॉसेस डीसी जनरेटर में होते हैं। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन नंबर ऑफ होल्स। ये आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा गया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है, ठीक है। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है, जब हमारे पास उसमें हम लोग इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो एज अ एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। बट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या रहता है, प्योरेस्ट फॉर्म रहता है,
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर उसको बनाते, दैट मीन्स हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते, तो हम लोग उसके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वैल्यू चेंज करते हैं, तभी जाके हमारा वो सेमीकंडक्टर जैसा वर्क करता है हमारे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो जाते हैं नंबर ऑफ होल्स के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये फीचर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ट्रांजिस्टर बेस्ड ऑसिलेटर द टोटल लूप गेन रिक्वायर्ड टू सस्टेन द ऑसिलेशन इज। ट्रांजिस्टर बेस्ड ऑसिलेशन के साथ जो टोटल लूप गेन रहता है सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए, तो कितना रहता है, वो रहता है हमारा 1, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं बरखाउसेन क्राइटेरिया, ठीक है। ए बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ एम्पलीफायर, ये जो हो गया हमारा गेन, ठीक है, ए हो गया हमारा गेन, एंड द गेन ऑफ फीडबैक नेटवर्क बी शुड बी 1, करेक्ट। इस केस में ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये हमारी बरखाउसेन क्राइटेरिया का कंडीशन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। The two electric bulbs with a rating 100 watt 220 volts are connected in a series to the 220 volt supply. Let the power dissipated be W1 and the same bulbs are connected in parallel to the same supply. Let the power dissipated be W2. So W1 by W2 is what? ठीक है, ये हमने लैम्प बेस्ड के एमसीक्यूज़ में काफ़ी बार सेशंस में डिस्कस किया था। मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि ये 1 से 2 क्वेश्चंस आपको जो मैंने उस सेशन में लिए हैं वो आपको हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं लैम्प बेस्ड क्वेश्चन में। उसका भी मैं लिंक आई बटन पे मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर आप चैनल पे ब्राउज करके उसको आप देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। 1 से 2 मार्क्स भी आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं, तो वो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग है 100 वाट और 220 वोल्ट का, और वो हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया 220 वोल्ट के सप्लाई में। अगर पावर डिसिपेशन W है तो सेम बल्ब अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिए तो हमारा जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो W2, तो हमारे पास W1 बाई W2 का रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास R1 और R2 सेम ही है, करेक्ट, कि 2 बल्ब सेम रेटिंग के, तो हमारे पास R क्या आ जाएगा, R विल बी V² अपॉन P, क्योंकि मैंने आपको बताया था P इज इक्वल टू V² बाय R रहता है, ठीक है। या फिर हम लोग लिखते हैं पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू I² R, ठीक है। दोनों भी फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास R का वैल्यू आ जाएगा V², दैट मीन्स वोल्टेज कितना गिवन है 220 वोल्ट, 220² अपॉन P विच इज़ 100, तो हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा 484 ओम्स, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास सीरीज में बल्ब कनेक्टेड है, ठीक है, ये इट इज़ नथिंग बट अ बल्ब। तो यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा, करेक्ट, दैट मीन्स 484 प्लस 484, ठीक है। तो हमारे पास 968 ओम्स इसका टोटल सीरीज रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर हमारे पास W1 है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, I² R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ फिर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं V² बाय R इक्विवेलेंट, करेक्ट। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो W1 की वो आ जाएगी, W1 विल बी इक्वल्स टू 220² अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है 2 इंटू जो हमने वैल्यू लिख लिया 484, ऐसा भी लिख सकते हो आप उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास W1 का वैल्यू आ गया, ओके। और सेम हमने जो बल्ब्स है अभी हमने कर लिया पैरेलल में, अभी तक हमने सीरीज़ में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो हम पहले इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। ये सीरीज़ में फर्स्ट हमारी कंडीशन थी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ, करेक्ट। सो विल टेक द नेक्स्ट कलर विच इज़ लेट्स टेक द ग्रीन कलर, ओके। तो अगर हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमारे पास कुछ इस तरीके से, तो ठीक है, ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट करते हैं, ये पैरेलल में अगर हम लोग बल्ब्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन आ जाएगा। बट अभी हमने देखा है कि जो रेजिस्टेंस रहेगा बल्ब का वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, 484 बल्ब, ठीक है। ये हमारा एक रजिस्टर आ गया, एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। कल ही मैंने आपको सेशन में बताया था अगर 2 सिमिलर टाइप के जो अगर रेजिस्टेंस आपने पैरेलल में कनेक्ट करके रखे तो आप इसका R इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो उसको सीधे 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, अगर हम लोग R' इक्विवेलेंट भी लिखते हैं इसको, ठीक है, दैट मीन्स R' इक्विवेलेंट, दैट मीन्स जो हमारा पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो, तो इसको हमारे पास आ जाएगा 484। या फिर अगर हम लोग ऐसे भी करते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये भी चलेगा, बट यहाँ पे सेम वैल्यू इसके रेजिस्टेंस है, सिंपली हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे विच इज़ 484 अपॉन 2, ठीक है। तो इस केस में कितना आ जाएगा, ये 242, करेक्ट, 242 ओम्स हमारा एक R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये होगा हमारा पैरेलल कंडीशंस का, ठीक है।
तो इस केस में हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हमारे पास W2 का पूछा गया और पावर डिसिपेशन भी W2 गिवन है, दैट इज W2 विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट V अपॉन R इक्वलेंट डैश डैश, दैट मीन्स ये पैरेलल कंडीशंस का। ओके, तो V स्क्वायर हमारे पास कितना है 220 स्क्वायर अपॉन R डैश इक्वलेंट कितना है 242, ये आ गया हमारे पास W2 का वैल्यू, करेक्ट। और अभी हमारे पास सिंपली इसका रेशियो पूछा गया क्योंकि W1/W2, ठीक है, तो W1/W2 करते हो तो W1 का ये वैल्यू आ जाएगा 220 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 484 अपॉन, ठीक है, 220 स्क्वायर अपॉन 242। आप इसको सॉल्व कर लेते तो यू विल गेट द रेशियो एज अ 0.25, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, इसका आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं सारे वैल्यूज़ भी, ठीक है। सारे वैल्यूज़ जो है ना ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे क्रॉस करके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी, क्योंकि आप देख सकते हैं 220 यहाँ पे कॉमन है 242 और यहाँ पे ये भी कॉमन है, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसको 2 से ये करते हैं आप, ठीक है, डिवाइड करते तो 2 तो 1/4 दैट इज़ 1.25, करेक्ट। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लगा है मुझे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस देखने होंगे तो आप मैंने आपको लैम्प बेस्ड एमसीक्यू का जो सेशन है उसमें आप जाके देख सकते हो। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। If the voltage applied to the resistor decreases by 1% and the value of resistance is increased by 1%, what is the approximate change in the power consumption of the resistance? देखिए सेम फंडामेंटल के ऊपर क्वेश्चन जो अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था पावर ड्रॉप का, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, करेक्ट। इस केस में हमारा अगर पास पावर कंजम्पशन है, P है पावर कंजम्पशन, R है हमारा रेजिस्टेंस और V है हमारा अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा P डैश का, ठीक है, हमने अगर डिक्रीज कर लिया जो वोल्टेज और पावर रेजिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर लिया तो वो कैसा आ जाएगा 1% से डिक्रीज कर लिया, दैट मीन्स हमने क्या कर लिया वोल्टेज वो हमने 0.99 कर लिया। 1% मतलब कितना होता है, ठीक है, 1/100, तो 100 माइनस 1/100 करते तो 0.99 आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो V स्क्वायर आ जाएगा अपॉन जो हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू 1% से बढ़ा है तो 101, दैट मीन्स हमारे पास 1.01 R ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा P डैश हो गया, दैट इज P डैश अगर हम लोग निकालते तो वो हो जाएगा हमारा 0.97 V स्क्वायर बाय R, करेक्ट। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, वो था हमारा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, क्योंकि हमने इनिशियल कंडीशन में तो वैसे की वैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसलिए हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया, ये सेकंड इक्वेशन लिख लिया। सो परसेंटेज चेंज अगर हमको निकालना होगा तो परसेंटेज चेंज हम लोग निकालेंगे P% से, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा जो फाइनल था, ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन था P डैश माइनस P अपॉन P, परसेंटेज चेंज है इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट इज़ 0.97 P माइनस P अपॉन P इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर ले तो यू विल गेट -3% ऑफ चेंज, ठीक है। जो पावर कंजम्पशन में -3% का चेंज आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द फिलामेंट ऑफ रेजिस्टेंस 20 वाट बल्ब एंड 40 वाट बल्ब बोथ आर रेटेड फॉर द सेम वोल्टेज ऑफ ऑपरेशन इन द रेशियो, बोथ रेटेड एट द सेम वोल्टेज ऑफ ऑपरेशन इज इन द रेशियो, ठीक है। उसका हमें रेशियो पूछा है, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सेम फंडामेंटल है यहाँ पे। तो हमारे पास P1 का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, तो हमारे पास पावर की वो जो हमारे पास वैल्यूज़ कितना की बने वो है हमारे पास 20, ठीक है। तो R1 अगर हम लोग निकालते तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 20 ओम्स, करेक्ट। और P2 क्या हो जाएगा हमारे पास V स्क्वायर बाय R विच इज़ 40 गिवन है, तो हमारे पास R2 का वैल्यू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन 40, ठीक है। तो जो रेशियो ऑफ फिलामेंट ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज R1 बाय R2 हमें निकालना था, तो हम लोग इसको निकालेंगे V स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 40 अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे भी डिवाइड भी करते, मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट लिख लिया एक स्टेप, ये V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2:1, ठीक है, 1 जा 2 जा 2:1, ये हमारे पास इसका फाइनल रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया। देखिए एक कॉन्सेप्ट था P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R और P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये दोनों भी फॉर्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस्ड आपके क्वेश्चंस का अप्रोच करना है और क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रजिस्टर्स विद द रेजिस्टेंस ऑफ R एंड R twice are respectively are connected in a parallel if the power consumed in the resistor with a resistance R is 20 watt and the power consumed in the resistor with a resistance 2R, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड इन अ रजिस्टर विद अ रजिस्टर 2R। ठीक है, इस केस में हमें क्या है गिवन है, दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, एक का है R और दूसरे का है ट्वाइस R। ठीक है, हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। इफ़ द पावर कंज्यूम्ड इन अ रजिस्टर विद रेजिस्टेंस R, अगर जो R में पावर कंजम्पशन हो रहा है वो 20 वाट का, तो हमारे पास निकालना है कि जो पावर कंजम्पशन रहेगा 2R, इसमें हमारा पावर कंजम्पशन कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग पावर अक्रॉस अगर R ओम्स निकालते हैं जो हमारे पास गिवन है 20 वाट, तो हम लोग उसको सेम फार्मूला लगेगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R वाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R। करेक्ट, तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, वी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 20R। करेक्ट, अगर हमारे पास पावर कंज्यूम्ड बाय P2 अगर हम लोग निकालते हैं जो हमारे पास गिवन है ट्वाइस R का रेजिस्टेंस गिवन है, तो हमारे पास P2 हो जाएगा, P2 विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R, ट्वाइस ऑफ R। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, वी स्क्वायर का हमने 20R ऑलरेडी लिख लिया ये वैल्यू, और ट्वाइस R विच इज़ ट्वाइस R। ठीक है, ये हमने कैंसिल आउट कर लिया, 2 1 2, 2 10 20। ठीक है, तो P2 विल बी 10 वाट हमारा करेक्ट आंसर आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देखिए एसएससी जेईई के इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इसलिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो इस सेशन को लाइक करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ डीपोलराइजर इन अ ड्राई सेल। डीपोलराइजर करके हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसमें मैग्नीज ऑक्साइड यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, द कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ निकल आयन सेल। कॉमन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग निकल आयन सेल में कौन सा यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग KOH यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। KOH को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। सो द क्वेश्चन इज a sinusoidal flux with a peak value of 0.01 Weber links with the secondary of a transformer. If the number of turns in the secondary is 10, calculate the RMS value of induced EMF in the secondary when the supply frequency is given, which is 50 Hz. अगर हमारे पास साइनोसाइडल फ्लक्स है पीक वैल्यू के 0.1 वेबर्स के और लिंक करते हैं सेकेंडरी के ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंडरी जो टर्न्स है वो हमारे पास 10 है, तो हमारे पास इस केस में RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी में कितना होगा ये हमें निकालना होगा। यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से समझा देता हूँ। हमारे पास क्या है वैल्यूज़, अगर हमारे पास फार्मूला आपको ध्यान में रखने के, तो वो होता है जो EMF इंड्यूस्ड होता है प्राइमरी में, हम लोग उसको क्या लिखते हैं, E1 इज इक्वल टू 4.445FN1। ठीक है, विच इज़ E2 का हम लोग क्या लिखेंगे 4.445FN2। ठीक है, F हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, N2 हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज़ का। ठीक है, N2 गिवन है जो हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स एंड द फाई दैट इज वेबर इज 0.01 वेबर्स। करेक्ट, तो सेकेंडरी में हमारे पास वैल्यू पूछी है तो हम लोग सेकेंडरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, विच इज E2 विल बी इक्वल टू 4.44 इंटू फाइव कितना है 0.01 वेबर्स का, 0.01 इंटू 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इंटू हमारे पास टर्न्स कितने 10, तो इसको आप सॉल्व कर ले तो यू विल गेट 22.2 वोल्ट्स। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इस केस में। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द EMF generated by a 10-pole wave-wound generator having 100 slots and with a conductor per slot when driven at a 1200 RPM. The flux per pole is 0.01 Webers. हमारे पास एक EMF जनरेटेड गिवन है 10 पोल वेव का, जो जिसमें 100 स्लॉट्स है और हमारे पास 10 कंडक्टर पर स्लॉट है, जो हम लोग 1200 RPM पे ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, हमें EMF ही निकालना है बेसिकली, तो फ्लक्स पर पोल भी हमारे पास गिवन है 0.01 का। ठीक है, तो हमारे पास EMF इंड्यूस्ड इन जनरेटर का फॉर्मूला क्या है, वो होता है हमारा EG इज इक्वल टू ZP/N/60A। ठीक है, तो मैं सारे वैल्यूज आपको बताता हूँ। Z का वैल्यू होता है वो है तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स। करेक्ट, P होता है नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, A होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। फ्लक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाई, N को हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ जनरेटर इन RPM। ठीक है, और 60 तो कॉन्स्टेंट हो गया। करेक्ट, तो हमारे पास गिवन वैल्यू क्या क्या है, 1200 RPM भी गिवन है। ओके, फ्लक्स पर पोल भी हमारे पास गिवन है 0.01 वेबर्स का। ओके, P हमारे पास 10 पोल है
वैल्यूज़ गिवन, ठीक है। और वेव वाइंडिंग के लिए, लैप वाइंडिंग के लिए आपको पता है ए इज इक्वल्स टू पी होता है, ठीक है। और वेव वाइंडिंग के लिए ए इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है 2, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर वेव वाउंड जनरेटेड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो z कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, वो हो जाएगा हमारे पास कितने स्लॉट्स है 100, कितने कंडक्टर्स है 10, 100 इंटू 10, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ईजी हम लोग निकाल लेंगे, ईजी विल बी इक्वल्स टू 1000 इंटू 10 इंटू 0.01 इंटू 1200। ये हम फॉर्मूलाज में सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेशन के बीच में कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। ईजी हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा 1000 वोल्ट, ये हो जाएगा हमारे पास EMF जनरेटेड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ अ 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 900 आरपीएम। 900 आरपीएम पे एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मशीन रन हो रही है, तो उसका एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स है 6, ओके, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज का, ठीक है। और हमारे पास NS का वैल्यू गिवन है 1000 आरपीएम, करेक्ट। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट अप्रोच बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो रोटर इनपुट रहता है, या फिर अगर हम लोग एयर गैप पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं पी इन, करेक्ट। जो कॉपर लॉसेस लगते हैं हम लोग इसको लिखते हैं PCU, ठीक है। और जो ग्रॉस पावर रहता है, ठीक है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट को हम लोग लिखते हैं PG। इसका एक रेशियो है, वो है हमारा 1:S/1 - S। हमारे पास ये स्लिप का भी वैल्यू है, तो हम लोग ये सारे में, और एक कोई भी वैल्यू हमारे पास गिवन है इन सारे पावर्स में से, तो हम लोग इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो रोटर एफिशिएंसी अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी निकालना है, तो रोटर आउटपुट बाय रोटर इनपुट करना पड़ेगा। दैट इज हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो बनेगा NR विच इज़ NS - NR/NS का, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NR/NS, करेक्ट। यही हमारे पास रेशियो अगर निकालते हैं, तो ये जो हमारे पास स्लिप के कन्वर्जन हमने निकाले, तो आपके पास रोटर एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितना है, 6 पोल है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास 50 हर्ट्ज, तो NS अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा 120F/P। तो इस केस में हमारे पास NS आ जाएगा 120 × 50/6, ठीक है, 2 विच इज़ 1000 आरपीएम, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू 900 आरपीएम/1000। काफ़ी सिंपल सा अप्रोच था, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 90% एफिशिएंसी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 62। फाइंड द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ single core cable having a conductor diameter of 1 cm and insulation thickness of 0.859 cm. The specific resistance of a insulation material is 610⁻14 ओम सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना है 1 मीटर लेंथ के सिंगल कोर केबल का, जिसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और थिकनेस है उसका 0.89, ओके। तो इसके लिए एक आपको फार्मूला ध्यान में रखना होगा, काफ़ी बड़ा फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। R' इज इक्वल्स टू 2.303 रो log of 10 R स्मॉल r अपॉन ट्वाइस पाई L, करेक्ट। तो जो रो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। R जो हो गया कैपिटल का, वो हो गया हमारा रेडियस ऑफ द केबल। स्मॉल r हो गया हमारा रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये हो गया केबल का, ये हो गया हमारा कंडक्टर का, ठीक है। और ये L जो हो गया, ये L हुआ हमारा लेंथ ऑफ द केबल, ठीक है। जो इंसुलेशन थिकनेस अगर हम लोग मैटर निकालेंगे तो T हो जाएगा हमारा, बड़े R से हम लोग स्मॉल r माइनस करते, केबल से कर हम लोग कंडक्टर को माइनस करेंगे, तो ये रहा अगर आपका केबल, ठीक है। और ये इसके ऊपर का थिकनेस है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग जो केबल का में से अगर हम लोग कंप्लीट केबल में से अगर हम लोग कंडक्टर का माइनस करते तो हमारे पास थिकनेस मिलेगा इसका, ठीक है। थिकनेस विल बी R - R, ठीक है। तो इस केस में R क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर विच इज़ 0.5 सेंटीमीटर, करेक्ट, क्योंकि अब डायमीटर गिवन है हमारे पास, ओके, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमारे पास R का वैल्यू आ जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको इसको कन्फ्यूजन ना हो। R विल बी 1/2 सेंटीमीटर विच इज़ 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। T आ गया हमारे पास, जो है हमारे पास 0.859 सेंटीमीटर। L है हमारे पास, वो है हमारे पास कितना 1 मीटर विच इज़ 100 सेंटीमीटर। सारे वैल्यूज़ हम लोग सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते। रो है हमारे पास 6 × 10⁻14 ओम सेंटीमीटर्स का, ठीक है। और अगर हम लोग R का वैल्यू निकालते तो R विल बी इक्वल्स टू
टी प्लस आर विच इज़ 0.5 प्लस 0.859, करेक्ट। तो इस केस में अगर हम लोग आर का वैल्यू निकालते तो आर विल बी इक्वल्स टू 1.359 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ केबल हमें मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी रेडियस ऑफ केबल मिल जाएगी। ये रेडियस ऑफ केबल है और स्मॉल आर जो है ये रेडियस ऑफ अ कंडक्टर। मैं अभी आपको बताता रेडियस ऑफ अ केबल हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे वैल्यूज इसमें इस फॉर्मूला में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते तो यू विल गेट, ठीक है। मैं फाइनल इक्वेशन लिख लेता हूँ, आप इसको क्रॉस चेक करना है आपके एंड पे, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आर डैश विल बी इक्वल्स टू 2.0303 इंटू 6 इंटू 10⁻14 इंटू log ऑफ 10 1.359 अपॉन 0.5 स्मॉल आर का रेडियस ऑफ स्मॉल केबल आया था अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई इंटू 1000, ठीक है। एल हमारे पास 100 सेंटीमीटर था, इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका आर डैश का वैल्यू आता है वो आता है 0.954 इंटू 10⁻12 ओम्स। ये आपका फाइनल आंसर आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन था, ओके। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63। स्टेरेडियन इज अ यूनिट ऑफ प्लेनर एंगल, सॉलिड एंगल, रेडियंट एफिशिएंसी या फिर नन ऑफ दिस। तो स्टेरेडियन इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लैम्प जो हमने एक एलिमिनेशन के सेशंस लिए इसके पहले भी चैनल पे, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया ऑलरेडी, ओके। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कुछ यूनिट्स में और उसके ऐसा फिजिकल क्वांटिटी और ऐसा यूनिट्स का टेबल यहाँ पे मेंशन करो। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट है उसका। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लिमिनेस इंटेंसिटी को कैंडेला और टेम्परेचर का हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, ओके। ये सारे वैल्यूज़ आपको पता ही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, मास और मीटर, ये ऐसा यूनिट्स इसके इस फिजिकल क्वांटिटी के। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर यूजुअल रीडिंग एलिमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड इज अराउंड। अगर हम ले नॉर्मल रीडिंग के लिए एलिमिनेशन लेवल कितना लगता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में उसका एलिमिनेशन लेवल है, ठीक है। तो हमारे पास अबव 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर का एलिमिनेशन हमें लगता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट मैंने मेंशन कर रहा हूँ, ये आपको एग्जामिनेशन के पहले एक बार ध्यान से देख के जाना चाहिए, ठीक है, कि काफ़ी इसमें छोटी छोटी वैल्यूज़ गिवन है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि वर्क ऑफिसेस वगैरह, वेयर हाउसेस या फिर पब्लिक एरिया से डार्क सराउंडिंग्स में टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं, बट फिर भी मैंने आपको लिए कंप्लीट जो टेबल है आपके लिए मेंशन कर दिया। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 65। फॉर अ लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज द हाइड्रोलिक टर्बाइन इज यूज्ड फॉर। लो हेड और लार्ज डिस्चार्ज के लिए हम लोग कैप्लन टर्बाइन यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाई हेड टर्बाइन में कौन से आते हैं, पेल्टन व्हील टर्बाइन आते हैं। मीडियम में हमारे पास फ्रांसिस आते हैं, लो हेड में हमारे पास कैप्लन टर्बाइन आते हैं, ठीक है। मीडियम हेड का दैट मीन्स जो ये रहता है हाइट रहता है वो रहता है हमारा 30 मीटर्स से 150 मीटर्स के पास, ठीक है। हाई हेड में हमारे पास 150 मीटर्स से लेके 2000 मीटर्स और उससे भी ज़्यादा हमारे पास रहते हैं, जिसमें हम लोग पेल्टन व्हील यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारे पास मीडियम के लिए हम लोग फ्रांसिस यूज़ करते हैं, ये फ्रांसिस हो गया हमारा मीडियम के लिए, ठीक है। कैप्लन हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, लो हेड के लिए, ठीक है। और पेल्टन के लिए हाई, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये आपको वैल्यूज़ भी ध्यान में रखनी होगी। और आपको ये कौन से हेड के लिए, पेल्टन करते हैं हाई के लिए, कैप्लन करते हैं लो के लिए और फ्रांसिस करते हैं हम लोग मीडियम के लिए, ठीक है। तो हाई हेड टर्बाइंस जिसका हम लोग 150 से 2000 और उसके ऊपर रहता है, जिसमें हम लोग पेल्टन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नए क्वेश्चन आपको इन तीनों कॉम्बिनेशंस में डेफिनेटली पूछने को आता है, क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एम्प्लॉयड इन कंट्रोल रॉड्स टू रेगुलेट फ्यूजन रेट। फ्यूजन रेट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो कंट्रोल रॉड यूज़ करते हैं वो हमारे कौन से रहते हैं, ठीक है, वो रहते हैं हमारे कैडमियम के, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए मॉडरेटर जो हमारे ग्राफाइट का रहते हैं, ये आपको न्यूक्लियर रिएक्टर का मैंने यहाँ इमेज बता दिया है, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। विच रेंज ऑफ अ वोल्टेज इज रेफर्ड एज अ लो वोल्टेज। लो वोल्टेज में हमारे पास कौन सा वैल्यू का रेंज आता है, वो होता है हमारा लेस दैन 600 वोल्ट्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए मैं आपको सारा एक चार्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के रिगार्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। हमारे पास सबसे पहले मैंने 7 जो इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, रेटेड, नॉमिनल, एक्स्ट्रा लो, मीडियम, हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हमने लिए है, ठीक है। तो रेटेड वोल्टेज क्या रहता है हमारा, मैक्सिमम स्टैंडर्ड वोल्टेज दैट
कैन बी प्रोड्यूस बाय जनरेटिंग स्टेशन इज कॉल्ड एज रेटेड वोल्टेज। ओके, रेटेड वोल्टेज जो रहता है हमारा जनरेटर के मैक्सिमम वोल्टेज रहता है, करेक्ट। देन हमारे पास टर्म आता है नॉमिनल वोल्टेज का। नॉमिनल वोल्टेज क्या है हमारा, द प्री डिटरमाइंड सिस्टम वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल वोल्टेज एंड अल्टरनेटर इज डिजाइन टू प्रोड्यूस 11 kV प्लस माइनस 5%, बट इट प्रोड्यूसेस 11.1 kV। दैट इज हमारा जो नॉमिनल वोल्टेज है अल्टरनेटर का वो है हमारा 11 kV और जो हमारा रेटेड वोल्टेज है वो हमारा 11.1 kV, ठीक है। और वी कैनॉट एक्यूरेटली मेंटेन द अल्टरनेटर टू ऑपरेट अ नॉमिनल वोल्टेज, ये भी हमारा उतना ही सही है। एक्स्ट्रा लो वोल्टेज में मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, हमारे पास आता है वोल्टेज लेवल आती है 7 वोल्ट को, हमारे पास बिलो जो 70 वोल्ट का जो वोल्टेज आता है उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, ठीक है। और वेरी लो वोल्टेज, ह्यूमन कैन टच दिस लाइन एंड इट डज नॉट हार्म, हम लोग टच कर सकते हैं और हम लोग उसको कुछ हार्म भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या अगर ऑक्सिलरी सप्लाई जो है हमारा एक्स्ट्रा लो वोल्टेज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लो वोल्टेज, अगर 70 वोल्ट टू 600 वोल्ट के बीच में आता है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन में भी पूछा गया था 70 टू 160 वोल्ट में आता है तो वो आता है हमारा लो वोल्टेज, ठीक है। और हम इसको टच नहीं कर सकते, ओके। जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड और हमारे होम अप्लायंसेज रहते हैं जैसे 2 फेज हमारा सप्लाई रहता है, ठीक है, 230 वोल्ट्स 440 वोल्ट्स का, ठीक है, ये भी हमारा लो वोल्टेज के अंदर कंसिडर होता है, ठीक है। मीडियम वोल्टेज में हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन आता है, ANSI IEEE 1585 2002 रेफर करता है मीडियम वोल्टेज को एज अ 0.6 kV टू 33 kV, और IEEE स्टैंडर्ड 1623 2004 रेफर करता है जो डिवाइस रेटेड किया जाता है मीडियम वोल्टेज पे एज अ 1 kV टू 33 kV पे, ठीक है। दो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। ANSI क्या होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और IEEE का फुल फॉर्म आपको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ठीक है। ये आपको दोनों स्टैंडर्ड्स है मीडियम वोल्टेज के लिए, ठीक है। जैसे रूरल पावर ट्रांसमिशन है और इंडस्ट्रियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा मीडियम वोल्टेज के अंदर आता है। हमारे पास नेक्स्ट आता है हाई वोल्टेज, जिसमें हम लोग 33 kV टू 220 kV जो हमारा हाई वोल्टेज आता है। जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वो हमारा हाई वोल्टेज में रहता है, ठीक है, जैसे कि हमें हेवी ट्रांसमिशन लाइन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है गिवन है तो जो वोल्टेज लेवल रहता है वो रहता है बिटवीन 220 kV टू 760 kV, उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना। जैसे हमारे पास 400 kV का जो एग्जांपल है वो देहर पानीपत लाइन है, या फिर अनपरा उन्नाव जो लाइन है 760 kV का, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे मैंशन कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रा हाई वोल्टेज, जो अबव रहता है 800 kV का, उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रा हाई वोल्टेज। आई होप आपको ये सारे वोल्टेज रेंजेस समझ में आएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप उसको रिवाइज करके देख सकते हो। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 68। 1/√3 माइनस √2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। 1/√3 माइनस √2 इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, √3 प्लस √2, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/√3 माइनस √2 को इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करते तो यू विल गेट √3 प्लस √2 अपॉन √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही आता, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस 2, करेक्ट। तो विच इज़ 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा √3 प्लस √2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ, परमानेंट मैग्नेट्स हम लोग किससे बनाते हैं, अल्निको, सैमेरियम, कोबाल्ट या फिर नियोडायनेमियम। तो हम लोग जो परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं वो सारे मटेरियल से बना सकते हैं, ठीक है। अल्निको, सैमेरियम, कोबाल्ट एंड नियोडायनियम, इन तीनों से भी हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी मोटर यूज्ड इन लोकोमोटिव इज, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर। जो हम लोग डीसी मोटर लोकोमोटिव में यूज़ करते हैं, हम लोग कौन सी यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग उसमें डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। लो स्पीड पे हाई टॉर्क मिलता है और हाई स्पीड पे हमें लो टॉर्क मिलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डीसी सीरीज मोटर। इन एन इंडक्टर द करंट चेंजेस फ्रॉम 0 amperes to 10 amperes यूनिफॉर्मली इन 20 seconds टाइम। द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज 2 volt, व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। अगर हमारे पास इंडक्टर में करंट चेंज हो रहा है 0 amperes से 10 amperes के पास में 20 seconds के अंदर, तो इंड्यूस वोल्टेज है हमारे पास 2 volt, तो हमारे पास जो इंडक्टेंस है इंडक्टर का वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला से लिख लेते हैं VL इज इक्वल्स टू LdI/dt, विच इज इक्वल्स टू LI2 माइनस I1 अपॉन T2 माइनस
T1, करेक्ट। LdI/dt लिखते हैं, जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर रहता है। I2 क्या हो गया हमारे पास, फाइनल वैल्यू ऑफ करंट। I1 हो गया इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट। T2 हो गया हमारा फाइनल टाइम, और T1 हो गया हमारा इनिशियल टाइम, ठीक है। तो इस सारे वैल्यू सब इसमें सब्स्टिट्यूट करके एक फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, जो क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी 4 हेनरी। काफ़ी आसान सा सवाल है, आप जो मैंने फॉर्मूलाज बताया उसमें आप सब्स्टिट्यूट करके आप खुद के एंड पे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंस्टिट्यूएंट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वेट इन परमालॉय। जो हमारे पास परमालॉय में हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका रहता है, हाईएस्ट मटेरियल उसमें क्या रहता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। सो हमारे पास जो परमालॉय में रहता है वो सबसे ज़्यादा कंटेंट उसका रहता है निकेल का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लीकेज करंट ऑफ डायोड। लीकेज करंट के रिगार्डिंग ये सारे स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, करेक्ट। प्रोड्यूसेस बाय द माइनॉरिटी कैरियर, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑकर्स इन अ रिवर्स बायस डायोड, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू रिगार्डिंग द लीकेज करंट ऑफ डायोड। जो डायोड में लीकेज करंट होता है उसके रिगार्डिंग ये तीनों भी स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। The peak voltage at a secondary of a transformer of a half wave rectifier is 20 volts. What is the average voltage of a rectified wave? ठीक है, हमारे पास पीक वोल्टेज जो है सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर का हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 20 वोल्ट्स। तो हमारे पास एवरेज वोल्टेज निकालना है रेक्टिफाइड वेव का, ठीक है। तो एवरेज आउटपुट ऑफ द वोल्टेज अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो क्या आता है, फॉर्मूला है V एवरेज इज इक्वल्स टू VM/π, करेक्ट। अगर हम लोग RMS निकालते तो VRMS आता है हमारे पास VM/2, ठीक है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर के निकालते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमारे पास जो रहता है V एवरेज का रहता है फॉर्मूला VM/ट्वाइस ऑफ पाई। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये हाफ वेव के लिए है और ये फुल वेव के लिए। और RMS का वैल्यू क्या आता है, VRMS, वो आता है हमारे पास VM/√2, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज गिवन है तो 20 है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो अगर इस फॉर्मूला में निकालते हो V एवरेज, VM हमारे पास कितना है 20 अपॉन, अगर आप लोग इसको पाए दैट मीन्स 3.14 से कर डिवाइड करते हो तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट 6.36 वोल्ट, करेक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 75। इन अ ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 4.5 मिली एम्पियर्स एंड बेस करंट इज 20 माइक्रो एम्पियर्स। द इमिटर करंट इज, एक ट्रांजिस्टर के अंदर कलेक्टर करंट है 4.5 मिली एम्पियर्स का और बेस करंट है 20 माइक्रो एम्पियर्स का, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा जो हमारे पास ट्रांजिस्टर के अंदर एमिटर करंट रहता है वो रहता है IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, करेक्ट। तो IB हो गया हमारा बेस करंट, IC हो गया हमारा कलेक्टर करंट। अल्फा का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था वो होता है हमारा रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट IC अपॉन IE, और बीटा के वैल्यू होता है रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट IC अपॉन IB, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ओके। IC हमारे पास 4.5 मिली एम्पियर्स है, IB जो है हमारे पास 20 माइक्रो एम्पियर्स का गिवन है, ठीक है। तो इमीटर करंट आएगा IE विल बी इक्वल्स टू 4.5 प्लस 0.02, ठीक है। 0.02 हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया, ओके। 20 माइक्रो एम्पियर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 मिली एम्पियर्स, करेक्ट। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 4.52 मिली एम्पियर्स में, ठीक है। IE, ये सारे फार्मूलाज मैंने आपके रेफरेंस के लिए बता दी, ये हमारे पास फार्मूला रहेगा इसके लिए। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 4.52 मिली एम्पियर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। A transistor is connected in a common emitter configuration. A collector current is 1 milliampere and emitter current is 1.01 milliamperes. What is the DC gain beta of the transistor? DC gain अगर हम लोग बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन, अगर हमारे पास आई जो गिवन है, आई जो हमारे पास 1.01 गिवन है और IC का जो वैल्यू है हमारे पास 1 मिली एम्पियर्स का गिवन है, तो हम लोग अल्फा निकालेंगे 1 अपॉन 1.01। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। कॉमन बेस अल्फा का रेशियो क्या आता है, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द इमिटर करंट IC अपॉन IE, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.9900 समथिंग, ठीक है। ये अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास DC करंट गेन जो है बीटा, तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 0.990, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 0.990, ठीक है। तो बीटा का अप्रॉक्सीमेट आपका वैल्यू आ जाएगा 99.99। तो बीटा हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट 100 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्टेड एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द वर्चुअल ग्राउंड इज एट। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर रहता है वहाँ पे हमारा जो वर्चुअल ग्राउंड रहता है वो रहता है हमारे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हो गया हमारा वर्चुअल ग्राउंड। ओके, वर्चुअल ग्राउंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑप एम्प, ये इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। इन इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज 50 ohms, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ पे आर का वैल्यू हमें निकालना होगा। ठीक है, तो इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा, इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी का, तो हम सबसे पहले हम लोग इसको अप्रोच कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये 20 ohms और R ohms का अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालते हैं जो कि पैरेलल में है, तो उसको कैसा होगा 20 इंटू आर अपॉन 20 प्लस आर। ठीक है, तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा हो गया आर का वैल्यू, करेक्ट, ये आर और ये आर का वैल्यू हमें निकालना है। ये हमारा 10 ohms का यहाँ पे हो गया आर, और यहाँ पे हो गया हमारा 20R अपॉन 20 प्लस आर का इक्विवेलेंट, देन यहाँ पे भी हमारा 10 ohms का आ गया। ठीक है, यह हो गया हमारा ए एंड बी का टर्मिनल। ठीक है, तो इस केस में अगर आप लोग इसका इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो टोटल फाइनल इक्वेशन रहेगा, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हम सबको सम अप कर सकते हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा आर, दैट मीन्स ये हमारा आर प्लस 10 हो गया। ठीक है, प्लस 20R अपॉन 20 प्लस आर, ठीक है, प्लस 10, करेक्ट। तो ये हमारे पास एक इसका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, बट आर ए बी जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो है हमारे पास 50 ohms, दैट मीन्स ये आर इक्विवेलेंट जो है हमारे पास 50 ohms गिवन है वैल्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को आप अगर सॉल्व करते तो यू विल गेट एक फाइनल इक्वेशन एज अ 600 प्लस 10R माइनस आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 20R। ये इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इसको आप सॉल्व करें तो यू विल गेट आर स्क्वायर प्लस 10R माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, और जो एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया वही आपको इसको आपको एक बार क्रॉस चेक करके देखना है आपके एंड पे। ठीक है, तो 10R और 600 है, तो 600 हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बट एडिशन यहाँ पे 10 आना चाहिए, तो हम लोग 30 इंटू 20 कर देते तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आता है 600। 30 और 20 इसके फैक्टर हो गए, 30 और 20, यहाँ पे प्लस 10 है, अगर हमारे पास प्लस 30 माइनस 20 करते तो हमारे पास प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, बट इस केस में हमारे पास वैल्यूज चेंज करनी रहती है। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे एक्चुअल वो रहेंगे -30 प्लस 20, बट आपको पता है रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं रहता है। ऑप्शन जो 20 है हमारे पास वैल्यू, ये करेक्ट हो जाएगी, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी अबव, विच इज़ 20 ohms इसका रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे गिवन नहीं है तो इसलिए हमने इसका करेक्ट आंसर मार्क कर दिया 20 ohms। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लगा मुझे, इसरो ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज डबल एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेड ऑफ। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एरिया हम लोग डबल कर देते हैं और कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अगर हम लोग उसका हाफ कर देते हैं, यू विल गेट कैपेसिटेंस एज सेम, करेक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटेंस जो है हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको पता है सी को अगर हम लोग कैसे लिखते हैं, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। सी दैट मीन्स हमारा कैपेसिटेंस इन फैराड हो गया, ई हो गया हमारा परमिटिव ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ए हो गया हमारा एरिया ऑफ प्लेट ओवरलैप इन स्क्वायर मीटर, डी हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ओके, तो ये आप दोनों भी वैल्यूज प्लेट कर देते हो, एरिया भी डबल कर लेते हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स भी हाफ कर देते हो आप। ठीक है, तो आपका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग सी डैश भी अगर लिख लेते हो तो दैट इज ट्वाइस एप्सिलॉन ए अपॉन ट्वाइस डी, जो आपने एरिया है वो भी डबल कर दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स भी हाफ कर दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी डैश। अगर ये फर्स्ट इनिशियल है और सी डैश हमारा फाइनल है तो ये इक्वल ही है, करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद सी डैश इक्वल्स टू सी है, दैट मीन्स कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द करंट थ्रू अ ब्रांच ए बी इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, इस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जो करंट है ए बी के अंदर, जो ब्रांच ए बी के अंदर कितना करंट फ्लो होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आई ए, आई बी और आई सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये पैरेलल में कनेक्टेड है 10 वोल्ट के सप्लाई में, तो आई ए का वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर्स, 10/10 आई ए विल बी 1 एम्पियर, आई बी विल बी
10/20 कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, एंड आई सी विल बी हमारा कितना आ जाएगा 10/40, ये 10 वोल्ट सप्लाई 40 ओम्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 0.25 एम्पियर। करेक्ट। तो इस केस में हमारे पास जो आई ए बी का वैल्यू है ये करंट है, तो आई ए बी विल बी हमारा KCL से अगर हम लोग नोड बी पे निकालते हैं तो हो जाएगा आई बी प्लस आई सी। ठीक है, तो आई बी हमारे पास 0.5 है और आई सी हमारे पास है 0.25 विच इज़ 0.75 एम्पियर्स हमारा आई ए बी का वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच इज़ 0.75 एम्पियर। सो ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इसरो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन पेपर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पेपर लगा, ध्यान से देखिएगा, सारे एग्जामिनेशन के लिए एक क्वेश्चन आपको काम में आएंगे। देखिए नेक्स्ट सेशन के लिए आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज। आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे जो ऑफिशियल हैंडल्स है जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आपको हमें फॉलो करना है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।